हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। मैसूर रीजन में हुई थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, इसलिए इसका नाम पड़ा एंग्लो मैसूर वॉर्स। चार एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। फर्स्ट 4 ईयर के गैप में हुई थी, सेकंड भी 4 ईयर के गैप में हुई थी, थर्ड हुई थी 2 ईयर के गैप में और लास्ट हमारी थी 1 ईयर के गैप में। हालांकि स्टार्टिंग की 2 जो वॉर्स हुई थी उनके रीजंस भी अलग थे और इनका भी रीजन अलग था, लेकिन लास्ट का रीजन जो था वो जो है ब्रिटिश ने बस सोच लिया था कि मैसूर का जगह जो है कैप्चर करनी ही है, इसलिए बेवजह लड़ाई की और वो जगह कैप्चर उन्होंने कर ली थी। अब मैसूर की वॉर का जो है डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीजंस रहे थे। बिना वजह तो ब्रिटिश को मौका नहीं मिलेगा कि वो मैसूर पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या रहा था? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हैदर अली नाम का एक बंदा था जो कि वोडेयर डायनेस्टी में जो है आर्मी में काम किया करता था। किसके अंडर काम किया करता था? मनराज और देवराज 2 जनरल थे उनकी आर्मी के, उसके अंडर काम किया करता था। हैदर अली जो बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हालाँकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, ज़्यादा उसे किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वोडेयर डायनेस्टी पे जो है निज़ाम्स मराठा और ब्रिटिश लगातार नज़र लगाए हुए बैठे थे। निज़ाम उसको चाहते थे, मराठा भी अटैक करते थे बार-बार। तो वो सब चीज़ें जो है हैदर अली देख रहा था कि किस तरीके से वो अटैक करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। ये सब वो देखकर जो है ऑब्ज़र्व करता था और ज़रूर उसको तोड़ने का जो है सोचा करता था। उसका भाई जो था वो मैसूर की एक आर्मी में जो है कमांडर इन चीफ था। वो उससे भी काफ़ी सारी जो है युद्ध की टैक्टिक्स सीखता है ताकि वो आगे जाकर उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सके। इतना ज़्यादा समझदार वो था कि 1749 में उसके टैलेंट के दम पर उसे कमांड जो मिल जाती है आर्मी में कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कमांड संभाल कर आर्मी को जो है रास्ता दिखा सकता है, उसको लीड कर सकता है। और 1761 में उसे मनराज के रिप्लेस कर दिया जाता है, मनराजा की जगह पर उसे जो है रख दिया जाता है। राजा उसके काम से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एजुकेटेड भी नहीं था, लेकिन सिर्फ दूसरों को देखकर वो अपने आप की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर चुका था कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया था कि हाँ, ये बंदा काम का है और हमारी जो है आर्मी को आगे ले जा सकता है, अच्छी तरह से लीड कर सकता है और हमारे राज्य में काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। अब सबसे समझदारी की बात जो हैदर अली ने की थी वो ये की थी कि उसने जो है फ्रेंच के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली थी। फ्रेंच की फ्रेंडशिप किस लिए? मतलब के लिए। मतलब क्या था कि फ्रेंच के बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थी युद्ध वगैरह में जो वो फ्रेंच यूज़ किया करते थे वो अपनाने के लिए। फ्रेंच के कहने पर जो है डिडिंगुएल में जो है हैदर अली एक फैक्ट्री लगवा देता है ताकि हथियार बनाए जा सके। अगर ब्रिटिश से जीतना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार आर्म्स वगैरह होने चाहिए। मराठास और निज़ाम के पास वो थे नहीं, लेकिन मराठास को हराया जा सकता था एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। आर्म्स अगर एडवांस होंगे तो उनको भी हराया जा सकता है। ये सब सोचते हुए वो फ्रेंच की हेल्प लेता है और एक डिडिंगवेल में जो है एक फैक्ट्री लगवा लेता है और अपनी आर्मी को भी फ्रेंच से ट्रेनिंग करवाता है कि आप अपने जो एडवांस तरीके हैं आपके जो है वॉर लड़ने के वो हमें आप सिखाइए, हमारी आर्मी को सिखाइए। तो ये दोस्ती उसकी काफ़ी अच्छी चलती है और इसी के बल पर वो जो है साउथ इंडिया में कई सारे इलाकों को जैसे बाड़नौर, कनारा और पैटीपोलीगाज ये सारे एरियाज जो है कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। ये बाड़नौर यहाँ पर है और काफ़ी सारे एरियाज वो है कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंच से काफ़ी सारी टैक्टिक्स वो सीखने लगता है। अब इसी बात से जो है ब्रिटिश चिढ़ने लग जाते हैं कि यहाँ पर हैदर अली नाम का बंदा है जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। ब्रिटिश की तरीके आपको पता ही थे, जब भी उन्हें किसी भी रीजन में लगता था कि हाँ, ये बंदा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, वो उसको स्टार्ट में ही दबा देते या ख़त्म कर दिया करते थे। तो ऐसा ही होता है एंग्लो मैसूर फर्स्ट के टाइम पर कि ब्रिटिश अब तैयार हो जाते हैं उसको दबाने के लिए। और अगर इन शॉर्ट बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इसका एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में।
अब बात करते हैं कि हैदर अली की क्या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदर अली की जो वोडेयर डांसटी थी उस पर निज़ाम, मराठास और ब्रिटिश पहले से ही नज़र जमाए हुए थे। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे। तो मराठास उस टाइम जो है 1761 का समय था, तो मराठास काफ़ी ज़्यादा वीक पड़े हुए थे, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत में काफ़ी ज़्यादा वो अपने जो है योद्धाओं को खो चुके थे। ठीक है, अब बारी आती है निज़ाम्स की। निज़ाम्स ही यहाँ पर गद्दारी करते हैं। देखिए, नॉर्थन सरकार का जो एरिया था वो निज़ाम्स के पास था, और निज़ाम जो है अंग्रेज़ों से अपनी ट्रिटी साइन कर चुके थे, वो अपने अंग्रेज़ों से सेटलमेंट कर चुके होते थे। 5 में से 4 टेरिटरीज उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दी थी, और इन रिटर्न उन्होंने आर्मी का फुल सपोर्ट मांगा था। और इसी के बलबूते पर जो है निज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसी के चलते हैदर अली और निज़ाम्स के बीच में, जो कि ब्रिटिश के साथ थे, उनको युद्ध शुरू हो जाता है। और लेकिन मराठास को जो है यहाँ पे हैदर अली न्यूट्रल कर देता है पैसे देकर, कि आप न्यूट्रल हो जाइए, लड़ वो सकते नहीं। तो समझदारी यहाँ पर दिखाते हैं, वो लड़ते नहीं है, पैसे देकर चुप हो जाते हैं। तो अब लड़ाई हो रही है यहाँ पे हैदर अली और निज़ाम और ब्रिटिश के बीच में। निज़ाम ब्रिटिश से अपनी जो है ट्रीटी साइन कर चुके होते हैं, तो निज़ाम और ब्रिटिश एक साथ लड़ रहे होते हैं। ठीक है, निज़ाम ब्रिटिश दोनों मिलकर हैदर अली पर जो है अटैक करते हैं, और ये अटैक कहाँ पे होता है? मैसूर में, जिसकी वजह से इन वॉर्स का नाम पड़ा है एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है निज़ाम ये सोचता है कि हैदर अली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं हार जाऊं और अपना राजपाट दे बैठूं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, निज़ाम हैदर अली के पास चला जाता है। अब ब्रिटिश जिसके पीछे लड़ रहा था वही उसको धोखा दे जाता है, ब्रिटिश कैसे लड़ेगा? हैदर अली ये सब देखकर जो है लड़ाई त्याग देता है। अब ब्रिटिश इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ लड़ रहे थे, हम तुमको सपोर्ट कर रहे थे, और तुम हमें ही धोखा देकर हैदर अली के पास चले जाते हो। तो क्या होता है कि ब्रिटिश गुस्से में आकर जो है निज़ाम्स का जो एरिया होता है हैदराबाद का, वहाँ पर जो है अटैक कर देते हैं। अटैक करके निज़ाम को फिर लगता है कि यार मेरे से तो गलती हो गई है, वो माफ़ी मांगने लग जाता है ब्रिटिश से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, और उनके साथ एक ट्रिटी साइन कर लेता है, जैसा कि ब्रिटिश हमेशा से करते आए थे। ट्रिटी में उनका राजपाट ले लिया करते थे। ये इंडियन समझते नहीं थे, निज़ाम्स को भी उस टाइम ये पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद हैदर अली दोबारा अटैक करता है ब्रिटिश और निज़ाम पर, क्योंकि निज़ाम ट्रीटी के साथ वापस ब्रिटिश पे आ गए थे। बिन पैंदी का लोटा है, कभी हैदर अली तो कभी ब्रिटिश। ठीक है, और 1769 में जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है। जब हैदर अली दोबारा सेकंड टाइम अटैक करता है और जीत जाता है, तो एक ट्रीटी साइन होती है, क्योंकि ब्रिटिश का तो कॉन्सेप्ट ही यही था। वो क्या करते थे कि जब लड़ाई उन्हें लगता था कि हारने वाले हैं, बस तभी संधि के लिए हाथ जोड़ते आ जाया करते थे। तो ऐसा ही होता है कि वो ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पर साइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में उन्होंने क्या जो है क्या रूल्स रेगुलेशन उन्होंने पास किया था। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में उन्होंने ये चीज़ की थी कि जो भी एक दूसरे की पार्टीज में उन्होंने जगह कैप्चर की है, वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। और ब्रिटिश ने यहाँ पर हैदर अली को यह कहकर मना लिया कि आगे जो भी फॉरेन इन्वेंशंस हमारी तरफ आएंगे, लड़ाई करेंगे, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी कि ब्रिटिश ने कहा कि हैदर अली साहब हम आपके साथ हैं, आगे से कोई भी जब लड़ाई होगी तो। बात करते हैं कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर्स का रीज़न क्या रहा था। अब जैसा कि आपने पहले में देखा कि ब्रिटिश को लगने लगा था कि हैदर अली उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यही वजह होती है कि वो हैदर अली पर जो है अटैक कर देते हैं। और ब्रिटिश के साथ क्या रीज़न होता है? निज़ाम्स का, क्योंकि निज़ाम्स जो है हैदर अली पर अटैक करते रहते थे, तो बस वो उन्हीं का साथ लेते हैं और हैदर अली पर अटैक कर देते हैं। निज़ाम को ऐसा लगता है कि अटैक हम कर रहे हैं, लेकिन रियल अटैक तो ब्रिटिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे युद्ध के दौरान निज़ाम्स को लगने लगता है कि यार यहाँ से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि हैदर अली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। तो युद्ध में ही वो क्या करता है, ब्रिटिश की तरफ चला जाता है। और ब्रिटिश की तरफ चला जाता है, ब्रिटिश उससे खफा हो जाते हैं। बीच में हैदर अली जो है युद्ध छोड़ देता है, निज़ाम अकेला रह जाता है। और ब्रिटिश तो थे ही गुस्सा निज़ाम से कि तुम मुझे बीच में छोड़कर चले गए, हम तो तुम्हारे पीछे लड़ रहे हैं। निज़ाम की हैदराबाद जो टेरिटरी होती है उस पर जो है ब्रिटिश अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद निज़ाम को लगता है कि मेरे से गलती हो गई, वो उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ एक ट्रीटी साइन करके उसे शांत कर लेता है। वैसे ही हैदर अली फिर दोबारा अटैक करता है और निज़ाम और ब्रिटिश दोनों को ही हरा देता है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की कैप्चर की गई टेरिटरीज को वापस कर देते हैं, जहां पर ब्रिटिश
हैदर अली को ये प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले समय में जब भी आप पर कोई हमला करेगा हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये जो वादा उन्होंने किया था ये उसको निभा नहीं पाते हैं। कैसे नहीं निभा पाते हैं? 1770 में मराठास मैसूर पर अटैक करते हैं। हैदर अली उस समय काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है और हार जाता है। हार जाने के बाद उसे 36 लाख रुपए एज अ फाइन मराठास को देना पड़ता है और 14 लाख पर ईयर एज अ रेंट देना पड़ता है। तो एंग्लो मैसूर वॉर में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे की जगह के लिए लड़ रहे हैं। निज़ाम भी लड़ते हैं, ब्रिटिश भी लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई दोस्त है तो फ्रेंच और हैदर अली। फ्रेंच और हैदर अली की काफ़ी अच्छी दोस्ती लास्ट तक चलती है और इसी दोस्ती के चलते हैदर अली का जो बेटा होता है वो भी अपनी जान दे देता है, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ता है। लेकिन निज़ाम, मराठास और ब्रिटिश ये तीनों ही जो है बड़ी जो है दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। कभी निज़ाम की तरफ होते हैं, कभी ब्रिटिश की तरफ होते हैं और कभी ब्रिटिश को छोड़कर जो है हैदर अली के पास चले जाते हैं और कभी हैदर अली को छोड़कर ब्रिटिश के पास चले जाते हैं और हैदर अली को हरवा देते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर जो है 4 पार्टीज़ हैं। सबसे पहली कौन है? हैदर अली, जिसके साथ फ्रेंच हमेशा होते हैं। दूसरा मराठा, निज़ाम और ब्रिटिश। ये तीनों जो है मराठा, निज़ाम और ब्रिटिश ये जो है बहुत खतरनाक है। कब किसके साथ आ जाएँ, कब किसका साथ दे दें कुछ नहीं पता होता है। तो एंग्लो मैसूर वॉर में इन तीनों की जगह बदलती रहती हैं। ये कभी ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हैं तो कभी हैदर अली की तरफ से लड़ते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है आपको इन वॉर्स में। अब कहानी पर आते हैं तो कहानी पर आते वक्त आपको जैसा कि पता चला कि ब्रिटिश ने वादा किया था हैदर अली से हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब मराठास उस पर अटैक करते हैं तो वो उसका साथ नहीं देता है और हैदर अली इसी बात से नाराज होकर ब्रिटिश पर क्या करता है? अटैक कर देता है। तो ये 70-80 से 84 तक यह युद्ध चला था जब उसने सेकंड टाइम जो है धोखाधड़ी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अगेंस्ट लड़ाई की थी और जिसका एंड होता है ट्रीटी ऑफ मंगलो 1784 में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मराठास का कोई जो है रोल नहीं है, कोई इनका स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ भी। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में मराठास हैदर अली की तरफ से लड़ रहा होता है। फ्रेंच तो हमेशा था ही हैदर अली के पास। फ्रेंच को खुद की आर्मी नहीं थी, लेकिन वो सपोर्ट करता था आर्म्स की वजह से, जो ट्रेंड उसकी आर्मी को करता था उसकी वजह से, और अच्छे अच्छे हथियार और अच्छी अच्छी टेक्निक्स युद्ध की बताकर वो उसकी हेल्प किया करता था। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स के टाइम पे जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ी हुई थी और यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और जब यह ब्रिटिश को यह पता चलता है कि फ्रेंच हैदर अली के साथ हैं तो वो उनकी फ्रेंच सेटलमेंट जो कि माहे में थी वहाँ पर अटैक कर देते हैं। हैदर अली फ्रेंच का दोस्त था तो वो फ्रेंच का साथ देता है और जो है ब्रिटिश जब अटैक करते हैं तो उनको अच्छी तरीके से हरा देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराठास और निज़ाम का कुछ पता नहीं है कब किसकी तरफ सरक जाएं, तो निज़ाम भी जो है अब हैदर अली के साथ आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग थे। ठीक है, पहले फिर हैदर अली के पास आते हैं और फिर वापस ब्रिटिश के पास चले जाते हैं, फिर वापस हैदर अली के पास आ जाते हैं। तो बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग थे ये। ठीक है, लेकिन फ्रेंच काफ़ी अच्छी दोस्ती निभाते हैं हैदर अली के साथ। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि फ्रेंच जो है स्टार्ट से एंड तक हैदर अली के साथ ही थे। अब जैसा कि मराठास तो हैदर अली के स्टार्टिंग में ही आ गए थे, अब निज़ाम भी आ गए हैं, तो वो कितने हो गए हैं? वो 4 पार्टीज हो गई हैं। चारों मिलकर कहाँ पर अटैक कर रहे हैं? ब्रिटिश के आरकोट पर अटैक कर रहे हैं। ब्रिटिश यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश अपनी फोर्स को मंगाते हैं और दूसरी तरफ से इस आर्मी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैदर अली वहाँ पर अपने बेटे को बैठकर, जो कि इसका नाम था टीपू सुल्तान, उसको भेज देता है और ब्रिटिश उससे भी हार जाते हैं। हालांकि टीपू सुल्तान जब उस वक्त लड़ाई युद्ध कर रहा होता है ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसकी एज काफ़ी कम होती है, लेकिन ब्रिटिश फिर भी उससे हार जाते हैं। अब ब्रिटिश यहाँ पर और ज़्यादा जो है घबराए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं और जो है बंगाल से अपनी आर्मी भेजते हैं, लेकिन एक चतुराई के साथ भेजते हैं। चतुराई क्या होती है? निज़ाम और मराठा। अब आपको जैसा बिन पैंदी का लोटा पता नहीं कब कहाँ युद्ध में सरक जाए, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से निज़ाम और मराठास को हैदर अली से अलग कर देता है। हैदर अली से 1781 में पोर्टनोवो पर जो है अटैक करता है और यहाँ पर हैदर अली वार खो देता है और हार जाता है। हार जाने के बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली के मर जाने के बाद उनका जो बेटा था जिसका नाम था
टीपू सुल्तान वॉर को कंटिन्यू करता है, लेकिन एंड तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है और रिजल्ट ना आने की वजह से ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन होती है मार्च 1784 में, जिसमें क्या लिखा होता है मैं आपको ये करके पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि वो एक दूसरे की कैप्चर्ड टेरिटरीज को वापस कर देंगे। पता नहीं कितने पागल लोग थे, लड़ भी रहे हैं और फिर एक दूसरे की जगह वापस भी कर रहे हैं, और एट लास्ट क्या होता है, ब्रिटिश चालाकी से सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ब्रिटिश आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन एनी वायर ऑफ मैसूर। हालांकि ये इस चीज को भी तोड़ देते हैं, इस चीज को भी वो मानते नहीं हैं। और 1784 में एक और अच्छी चीज हुई थी, या बुरी चीज कह लीजिए। 1784 में जो है, जो कंट्रोल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, और जो असल ब्रिटिश राज शुरू होता है वो यहीं से होता है 1784 से। एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वास इन द ईयर, कौन सी ईयर में होती, 1784 में। तो इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में से आ सकते हैं। डेट्स को आप फर्स्ट टाइम में नहीं याद कर पाएंगे, तो हमेशा इसको रिवाइज करके जो है याद करने की कोशिश करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड वॉर होने का रीजन क्या था, ब्रिटिश द्वारा दिया गया धोखा। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो रीजन है वो बिल्कुल ही अलग है। क्या रीजन है, टीपू सुल्तान जो होता है वो ट्रावनकोर जो कि तिरुवनंतपुरम है, ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया पर अटैक करता है, लेकिन ब्रिटिश इस एरिया के साथ होते हैं, ठीक है, ट्रावनकोर के राजा के साथ होते हैं। अब ब्रिटिश इसके साथ हैं तो मराठास और निजाम भी इसी ब्रिटिश के साथ होते हैं। बिनपेंदी के लोटे पता नहीं कौन सी वार में किसके वार के बीच में रास्ता बदल लेते हैं, इन पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मराठा और निजाम जो हैं वो इस बार ब्रिटिश के साथ हैं। टीपू पे जो बहुत ही सरप्राइजली वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से टीपू हार जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से वो लड़ता है लेकिन फिर भी हार जाता है, और इतनी बुरी तरीके से ये तीनों लोग उसको हराते हैं कि उसे अपनी हाफ टेरिटरीज जो है इन तीनों के बीच में बांटनी पड़ जाती है, और साथ ही में वो उसके बेटे को भी जो है किडनैप कर लेते हैं, और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अब जो ट्रीटी साइन हुई थी उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राज्य की या स्टेट की या टेरिटरी की कह लीजिए कैपिटल थी। ठीक है, तो ये याद रखना कि यह उसके साम्राज्य की कैपिटल थी। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन करते हैं 1794 में, और ब्रिटिश, मराठा और निजाम तीनों मालपुआ खाते हैं। मालपुए कैसे खाते हैं, क्योंकि जो हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसकी काफी सारी टेरिटरीज को अपने अंदर ले लेता है। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, रीजन बनाया गया था, बेतुका रीजन बनाया था। क्यों बनाया था, सिर्फ टीपू की जगह को अपने अंडर रहने के लिए, वो भी ब्रिटिश का एक जो है खेल था। तो इसमें एक जो है टीपू सुल्तान को बोला जाता है कि भाई तुम अपने दोस्त फ्रेंच, टीपू सुल्तान के पास क्या था, हैदर अली के पास क्या था, बस फ्रेंच की दोस्ती थी, क्योंकि निजाम और मराठा तो कब दोस्ती तोड़ जाएं, कब धोखा दे जाएं, ब्रिटिश का भी कुछ पता नहीं था। तो एक ही दोस्त था उसका, फ्रेंच, बस। अब फिर दोस्त को ही वो ले जाएंगे तो टीपू तो काफी ज्यादा जो है अकेला पड़ जाएगा, और ऐसा ही होता है। बोलते हैं ब्रिटिश को तुम किसान जो अपनी जो है फ्रेंच दोस्ती तोड़ दो, लेकिन वो नहीं तोड़ता है, तो वो तीनों क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, और वो जो है हार जाता है। हार जाने के बाद इनडायरेक्टली जो हमारा ब्रिटिश है, ये लोग क्या करते हैं, वो सारी उसकी डायनेस्टी को ले लेते हैं। 79 में सेरिंगापट्टनम जो उसकी कैपिटल थी उसको वापस तो कर देते हैं, हिंदी वर्ल्ड डायनेस्टी को वापस तो कर देते हैं, लेकिन वहां पर अपना पपेट रूलर बिठाकर उस जगह को अपने अंडर ले चुके होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि इनडायरेक्टली पूरे मैसूर का कंट्रोल ले ही चुके होते हैं। ठीक है, टीपू की फैमिली होती है, लेकिन उसको भी कोई ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है। उसके 13 बच्चे होते हैं, 13 सन्स और डॉटर्स होते हैं, जिसको ग्वालियर में भेज दिया जाता है। और इसी के साथ हमारी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाती है। हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो है डिस्कस कर ली है। पर एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश की इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि वो हैदर अली से जो है डरने लग गए थे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, टीपू सुल्तान
जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो टीपू सुल्तान जो है धोखा ब्रिटिश से धोखा मिलने पर करता है, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स होती है जब टीपू जो है ट्रावनकोर पर अटैक कर रहा होता है और ब्रिटिश ट्रावनकोर के राजा के साथ होते हैं। यहाँ पर टीपू हार जाता है और कई सारी टेरिटरीज जो है ब्रिटिश को दे चुका होता है। लास्ट का समय आता है तो ब्रिटिश को यहाँ पर मौका मिलता है वापस से हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो है टेरिटरीज को अपने अंडर लेने का। वो उसको बोलते हैं कि फ्रेंच का साथ छोड़ दो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे, और ऐसा ही होता है, वो फ्रेंच का साथ नहीं छोड़ता। ब्रिटिश मराठा निज़ाम मिलकर उसके साथ बहुत बुरा करते हैं, उसे मार देते हैं और उसकी सारी टेरिटरीज को अपने अंडर ले लेते हैं, और उसको बच्चों को वेरकॉन भेज दिया जाता है। इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेव अपनी प्लेलिस्ट में ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हो काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।